नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ड्राफ्ट पहले आया था परिसीमन आयोग का, डिलिमिटेशन कमीशन का। उसके बाद काफी ऑब्जेक्शंस आए थे, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। उनका ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के था, एक तो 2011 की जनगणना के आधार पर ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है, और दूसरा ये था कि 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी, 20 जिलों में से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू प्रोविंस में बढ़ाई जा रही है, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो कश्मीर में बढ़ाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह जुड़ चुके हैं। कपिल जी, अब पहले सप्ताह में, फरवरी के पहले सप्ताह में रिपोर्ट आ रही है कि 5 मार्च 2022 को कमीशन का टेन्योर खत्म होने वाला है। जो आपने ड्राफ्ट रिपोर्ट देखी थी, क्या उससे आप सहमत हैं? उसमें किसी तरह का बदलाव होने नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सहमत तो नहीं थे, इसलिए तो उसमें फिर ऑब्जेक्शंस फाइल हुए थे जी। और अच्छा होता कि नई जनगणना के मुताबिक ये ड्राफ्ट जो है वो लाया जाता, हम डिलिमिटेशन कमीशन उसके मुताबिक करते। और जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन के हाथ पांव बांध कर प्रदेश के अंदर भेजा गया, और डिलिमिटेशन कमीशन को ऑलरेडी डायरेक्शंस थी कि उनको क्या काम करना था, हम ये समझते हैं कि यह सर्वप्रथम निंदनीय है। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है, और स्वायत्त संस्था के हाथ पांव बांधना जो है वो असंवैधानिक है। और अच्छा होता कि डिलिमिटेशन कमीशन हर डिस्ट्रिक्ट में जाता और आम जन से मिलता, जिससे कि आम जनता की ग्रीवियंसेस, आम जनता की परेशानियां उन्हें आगाह रूप में उन्हें पता चलता, फिर उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते। कभी आप अपना रोष व्यक्त कर सकते थे, लेकिन आपका डेलीगेशन भी किया, मिला, मेमोरेंडम दिया। आपको अगर लगता था कि हाथ बांधा हुआ है, कमीशन के हाथ बांधे हुए, तो आपने ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। आपने तब ऑब्जेक्ट नहीं किया, तब आपने मिलना जरूरी समझा और आपका डेपुटेशन मिला भी। ये तो बाद में पता चला कि जब डिलिमिटेशन की कारकर्दगी शुरू हुई और जिस तरह से डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उनके हर कार्यकर्ता को पता था कि किस ब्लॉक के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जा रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सीट्स बढ़ रही हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सीट्स नहीं बढ़ रही हैं, और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सीट नहीं बढ़ रही। और जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड और ओवर क्राउडेड है, और इसमें सीट क्यों नहीं बढ़ रही, ये मैं आप ही के माध्यम से सवाल पूछता हूं। जी, लेकिन कपिल जी, आपको ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर के भी है कि जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1। आप भी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो कारकर्दगी और जो उसका ड्राफ्ट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था जनगणना के मुताबिक, पॉपुलेशन के मुताबिक, और उसके बाद जो हमारी जो टेरिटरी है उसके मुताबिक। ना तो इन्होंने टेरिटरी को ही सही तरीके से ये सेटिस्फाई कर सके, पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये लोग कर ही नहीं रहे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर सेंट्रिक है या जम्मू सेंट्रिक है? क्योंकि ड्राफ्ट का जो मूल जो विषय है उसी से ही डिलिमिटेशन कमीशन ऐसा प्रतीत होता कि भटका हुआ है, और वो किसी राजनीति के द्वारा प्रेरित होकर ये ड्राफ्ट करके लाए। तो कपिल जी, मतलब अब जब असल रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा कांग्रेस का? देखिए, जब रिपोर्ट आती है फिर उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा, और जो माकूल रिएक्शन होगा वो जरूर आपके माध्यम से दिया जाएगा। आंकलन तो किया जा चुका है, जो ड्राफ्ट आया है वैसी ही रिपोर्ट भी आने वाली है। देखिए, जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती उसके पहले तो उस विषय में कहना जो है वो मैं समझता हूं कि माकूल नहीं है, और कहना ठीक भी नहीं होगा। जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ही कोई रिएक्शन जो है वो पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस की हुकूमत होती तो किस तरीके से वो डिलिमिटेशन करवाती? जाहिर सी बात है, जो नई जनगणना होती उसके हिसाब से लोगों की एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक को सबको एड्रेस किया जाता, ब्लॉक तक मेमोरेंडम्स लिए जाते, फिर उसके बाद जो नई जनगणना होती और उसके बाद एरिया को, टेरिटरी को डिफाइन करके उसके ही हिसाब से जो है डिलिमिटेशन कमीशन होना चाहिए, और ऐसा ही होता।
कपिल, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन है, जैसे गुपकार अलायंस के लोग कोर्ट में दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस इस हित में है कि डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट के बाद अगर रिपोर्ट आती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करेगी? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी में होगा। जब रिपोर्ट आएगी उस वक्त जो है वो लीडरशिप बैठ के फैसला लेगी और उसके बाद माकूल जो जवाब जो है वो आपके माध्यम से जरूर दिया जाएगा। ड्राफ्ट आ चुका, ड्राफ्ट को लेकर के लीडरशिप पे क्या सहमति जताई है, क्या फैसला लिया है? ड्राफ्ट जो आ चुका, ड्राफ्ट जो आ चुका है उसमें तो असहमति जताई गई है और हमने रिटन में भी असहमति जताई है और मीडिया के द्वारा भी हम असहमति जता रहे हैं। तो लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसका तो इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तो उसके पहले कहना, मैं समझता हूं कि कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। डू यू थिंक कि और एक्सटेंशन मिलनी चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन को? 5 मार्च तक है इनका टेन्योर। देखिए, अगर सही में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है अगर वो संजीदा होती तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है, मुझे लगता है कि 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना में अपनी पूरी जो रिपोर्ट्स हैं वो कंपाइल करके वो सबमिट कर देते। लेकिन क्यों इसको डिले किया जा रहा है, या फिर ये इलेक्शंस को इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है, अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो केंद्र का उनका शीर्ष नेतृत्व है वही बता सकते हैं। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन को ऑलरेडी सारी डायरेक्शंस पास ऑन थी और एक तरफ आप कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन डिले कर रहा है। जब उनके पास डायरेक्शन है तो उन्होंने उसी के मुताबिक चलना है और जल्दी भी कर सकते हो। मैंने वही कहा ना कि जो चीज 1 महीने में और 2 महीने के अंदर संभव थी और उसको 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया कंपाइल करने में, और अभी आगे कितना वक्त लगेगा, अभी तो रिपोर्ट सबमिट होनी है, उसके बाद कितना वक्त लगेगा अभी तो कोई भी कह नहीं सकता इसके बारे में। हाँ, केंद्र में जो हमारे अमित शाह जी जो मौजूद हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं जतिंदर सिंह जी, वो इस बारे में अगर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो सत्ता में है नहीं, हम तो अभी सरकार में है नहीं, इसीलिए इसकी जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि क्यों हाथ पांव बांधे गए डिलिमिटेशन कमीशन के, क्यों उसको डिले किया गया, और ऐसी क्या बात है कि डिलिमिटेशन कमीशन को उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी डायरेक्शंस, अपना नेतृत्व उनके ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। कपिल जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि क्या फलाह इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में है? देखिए, सबसे पहले ही मैंने आपसे कहा कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसका काम करने का जो कारकर्दगी होती है वो जनगणना को भी ख्याल में रखा जाता है, एरिया को भी ख्याल में रखा जाता है। अगर पर्टिकुलरली किसी कोई, जैसे सपोज हम कह लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई आदिवासी है या कोई ऐसा क्लान है, तो अगर हमें उनको विशेषता, विशेष महत्व अगर हमें उन्हें देना है तो उसको भी ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जाता है और उनकी बात को भी सुना जाता है। लेकिन यहाँ स्टेट लेवल पे सिर्फ बैठकर उन्होंने इस रिपोर्ट को सुना, मेमोरेंडम्स जो है वो उन्होंने लिए और उसके ऊपर यह फैसला किया जा रहा है। और बहुत अच्छा होता कि ब्लॉक नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो लोगों की ग्रीवियंसेस को एड्रेस करता, उसके बाद वो रिपोर्ट जो है बनाते और सबमिट करते। जी कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आपने देखा कि कपिल सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों में संशय भी रहेगा और डाउट रहेगा और साथ साथ में वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त सुरेंद्र सिंह बंटी पेशे से एडवोकेट हैं, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी जी, पार्टी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इसका विरोध किया जाएगा, कोर्ट में भी इसको नॉक किया जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? अगर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में रिपोर्ट आती है, इंटर रिपोर्ट, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होता है तो पार्टी का रुख क्या रहेगा?
देखिए विनोद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वो पहले इस बात को वाज़ेह कर चुकी है कि इस रूप में जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर जो फॉर्मर स्टेट थी उसके पूरे लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती। ये रीजनली बाइज्ड है, ये कम्युनल दरार डालने की एक कोशिश है सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, क्योंकि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के जो अभी तक लबो लबाब सामने आया है उससे यही लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो पॉलिटिकली जो है वो मोटिवेटेड है और उसकी जो अभी तक की जो फाइंडिंग सामने आ रही हैं, अभी तो फाइंडिंग्स ऑफिशियली नहीं आई बट अनऑफिशियली जो बीजेपी भी एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स कि जो बीजेपी एक्सेप्ट कर रही है वो शायद वही ऑफिशियल हो। तो जो अभी तक लबो लबाब सामने आया है वो इस स्वरूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंजूर नहीं है। लेकिन बंटी जी, मेन ऑब्जेक्शन आपको क्या है? लेकिन आपके नेता जो हैं वो कहते हैं कि एक वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है जो तीनों यानी लद्दाख यूटी को भी रिप्रेजेंट करती है, जम्मू को भी और कश्मीर को भी। मेन ऑब्जेक्शन अब यह है कि 6 सीटें जम्मू को मिली हैं और एक कश्मीर को। देखिए, बात जम्मू को बढ़ने की नहीं है, जम्मू के बढ़ने की खुशी बीइंग जम्मूवाइट हमें भी है, लेकिन एक रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए अगर आप कहते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी थी तो रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए आप भी वही रीजनल डिस्पैरिटी दोबारा अगर करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये है कि जब बीजेपी जो है वो सिर्फ जम्मू की बात करना चाहती है और कश्मीर रीजन जो है जिसको हम भारत का एक अखंड भाग मानते हैं कि अखंड हिस्सा है हमारा, उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर आपको साथ लेकर के चलना है, आपको जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को बराबरी से देखना होगा, दोनों संभागों के लोगों को बराबरी से देखना होगा और दोनों में ये फीलिंग जानी चाहिए कि जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने किया है वो दोनों संभागों की बराबर तरक्की और बहबूद के लिए किया है, ना कि एक रीजन को नीचे लगाए खींचा जाए और दूसरे को ऊपर किया जाए। क्योंकि इसमें अगर देखें मूलतः जो है वो 2011 के सेंसस को लेकर के हम ये डिलिमिटेशन किया गया है, जबकि पूरे भारत में जो है सेंसस वो 2000 डिलिमिटेशन जो है वो 2024 का जो है नेशनल सेंसस होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब डिलिमिटेशन किया गया तो वो उसको अलग तौर पर किया गया, जिससे ये लगता है कि जो मंशा है केंद्र की वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड ज़्यादा है, वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर देख रही है, इसीलिए वो इस नज़रिए से इसको देखना चाहते हैं और इसको लागू करना चाहते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर, उसको कतई ये मंजूर नहीं है कि किसी भी एक संभाग को वंचित किया जाए उनके अधिकारों से। बट जी डिस्पैरिटीज को दूर करना क्या बुरी बात है? देखिए, आपको नहीं लगता मैंने जम्मू संभाग का पहले भी ज्यादा, देखिए आप 2011 के अगर सेंसस को उसका बेस मानते हैं तो 2011 के सेंसस के मुताबिक 15 लाख की आबादी कश्मीर रीजन की ज्यादा है और बतौर बीजेपी स्पोक्स पर्सन और बतौर बीजेपी लीडरशिप वो कह रहे हैं हम जो सेंसस जो है उसको नहीं मानते, पॉपुलेशन को नहीं मानते बेस डिलिमिटेशन का। देखिए, पॉपुलेशन, एरिया, टेरेन, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये चीज़ें हो सकती हैं एक आधार डिलिमिटेशन का, लेकिन आप ये कहें कि हम पॉपुलेशन को नहीं मानते तो ये आधार नहीं। मूल रूप से डिलिमिटेशन जो होती है वो पॉपुलेशन के आधार पे ही होती है, उसके बाद देखा जाता है कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस और दूसरे बैरियर्स देखे जाते हैं। जबकि यहाँ पर डिलिमिटेशन में ना कश्मीरी पंडितों की कहीं बात की गई है, उनकी रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं की गई। अगर देखा जाए तो पीओजेके के लोगों की कोई बात नहीं की, पीओजेके के रिफ्यूजी की कहीं बात नहीं की गई, ना वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जिनकी बात बतौर भारतीय जनता पार्टी छाती पीटती रही है, वो तो कहीं उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है उनकी तो कहीं बात नहीं की। सिख पॉपुलेशन बहुत बड़ी एक तादाद में जम्मू कश्मीर की, उनको सबको एक दिया गया था आश्वासन कि सब लोगों को डिलिमिटेशन कमीशन मिल रहा था, छोटे से छोटे ग्रुप्स को मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सबको ये दिया था आश्वासन कि सबकी बात सुनी जाएगी और सबको रखा जाएगा कंसिडरेशन में, लेकिन आखिर हो वही रहा है या वही होने जा रहा है जिसका डर था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू पे फोकस है, उनकी लिमिट वही 20, 25, 30 सीटों पे है, इसलिए उनका फोकस यही रहेगा कि किसी तरीके से जम्मू में जो सेंध लगाई जाए, कश्मीर में चूंकि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जी 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 बंटी जी, मैं ये सवाल ये पूछ रहा था कि जो ड्राफ्ट आया डिलिमिटेशन कमीशन का, जो ड्राफ्ट आया उसका आपने पूरा विरोध किया, क्या उससे पार्टी को जम्मू प्रोविंस में नुकसान नहीं होगा? देखिए विनोद जी,
नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह जम्मू संभाग की या किसी एक पर्टिकुलर संभाग की पार्टी है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करती है तो वो इंटरेस्ट पूरे राज्य के देखती है, पूरे यूटी के देखती है जी। ठीक है। तो जब हमें कहीं अगर ये लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में है वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन के कंधे पे बंदूक रख के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को साध रही है, तो उसका जवाब तो देना जरूरी है ना। और इसमें आप लोगों को कम्युनल लाइंस पे बांट दें, इसमें आप लोगों को रीजनल लाइंस पे बांट दें, तो मैं नहीं समझता या पार्टी नहीं समझती खासतौर पर कि ये कहीं कहीं की अक्लमंदी या समझदारी है। आप इनको लॉन्गर इंटरेस्ट में देखिए तो ये जम्मू और कश्मीर के लोगों को दो खित्तों में, दो रीजनल लाइंस में फर्दर बांटेगी, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन बंटी जी, क्या आपको लगता है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन था, क्योंकि चैलेंज किया गया है जो 370 में संशोधन और अमेंडमेंट हुई है, 35 से रिपील किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे में आपको लगता है कि डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है? देखिए विनोद जी, जहां तक डिलिमिटेशन कमीशन के गठन का ताल्लुक है जी। ये बात तो सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी एक पार्टी है इसमें, जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, जिसमें 35A और 35 के रिपील को हमने चैलेंज किया है कोर्ट पे, एंड द मैटर इज स्टिल सब जुडिस। जब मामला सब जुडिस है, इन द मीन टाइम आप डिलिमिटेशन कमीशन बिठा देते तो उसका कोई औचित्य नहीं। कल को मान लीजिए फैसला हमारे हक में आ जाता है और 370 को और 35A को रिपील को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर इस डिलिमिटेशन कमीशन का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं जी। ये तो फिर हवा में हो गया ना जी। तो देखा जाए, अगर मूल रूप से देखा जाए ऑन ग्राउंड, तो इस डिलिमिटेशन कमीशन का तो कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि मामला तो सब जुडिस में है। जी। मामला तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आएगा तो अगर हमारे हक में आया तो ये तो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन का गठन ही जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। जी। लेकिन आपकी बहुमत था कमीशन के अंदर, 3 एसोसिएट मेंबर आपके थे, तो भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखिए विरोध वहां पे नहीं किया। देखिए विरोध हमें जब तक उसके आ नहीं जाते, ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हो जाता, तो उसका तो विरोध करना कोई बनता नहीं ना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता विरोध करने का। जब उसकी फाइंडिंग्स आ जाएंगी, ऑफिशियली फाइंडिंग्स आ जाएंगी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले वाजे कर दिया है कि जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑफिशियली इस चीज़ को जिस तरीके से जुबिलेशंस मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिलिमिटेशन कमीशन की फाइंडिंग्स अभी आई नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इतना बलियां उछल रहे हैं? इसका मतलब है वो वही चाहते थे, वो इसीलिए वही जो चाहते थे वही हो रहा है। और उनको कैसे पता चल गया कि डिलिमिटेशन कमीशन की फाइंडिंग्स क्या है? इसका मतलब है कि वो जो चाहते हैं वही हो रहा है, और जो होने वाला है वो चाहते हैं असल में, तो दोनों चीजें जुड़ती है ना। जी जी जी। मैंने कहा बंटी जी, क्या आपको ये साफ जाहिर होता है कि डिक्टेट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया और कमीशन ने एक्ट किया? देखिए विनोद जी, भारत देश का ये दुर्भाग्य है कि ये सरकार जो पिछले सत्ता में पिछले 5 साल से है, तमाम लोकतांत्रिक जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हालत आपके सामने है। जी। आज इस देश में, पूरे देश में चर्चा है। अब चर्चा क्या, अब तो ये घर घर के, अब जुबान पे है, जो लोग समझते हैं। अब जिन लोगों को आप धर्म के उसमें ले लेंगे, धर्म की आड़ में राजनीति करेंगे, रीजनलिज्म करेंगे, वो लोग तो नहीं समझ सकते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीमैन दे हैव नाउ रियलाइज कि how the democratic institutions of the country, they have been totally monopolized, they have been totally dominated by the ruling party. तो ये बात अब कोई छुपी हुई नहीं है कि कोई भी देश की संस्था हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हों, चाहे वो और कई ऐसी एजेंसियां हों जिनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, उनके ऊपर सरकार इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, और सरकार उनको मोनोपलाइज करके, उनको डोमिनेट करके अपने फायदे के अनुसार चला रही है, जो देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जो इज्जत, जो मान मर्यादा पूरी दुनिया में 70 साल में हमारी डेमोक्रेसी ने जो लोहा मनवाया था, आज जिसके ऊपर बट्टा लगा रही है मौजूदा सरकार, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी बंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि हमने कपिल सिंह जो कांग्रेस से प्रवक्ता है उनसे बातचीत की, और सुरेंद्र सिंह बंटी पेशे से एडवोकेट भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, उनसे बातचीत की, और उनका कहना है कि अगर
जो ड्राफ्ट है उसी तरीके की इंटर्म रिपोर्ट भी आती है तो खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है और उनका ये कहना है कि ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है, सिर्फ उसका अनुमोदन जो है वो कमीशन कर रहा है अपने रिकमेंडेशन में। अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि कमीशन को खुल के काम करने नहीं दिया, ये कांग्रेस भी लगा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी। हाथ बांधे थे, स्क्रिप्ट लिख करके दी गई, सिर्फ और सिर्फ कमीशन ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ा है, उसके मुताबिक एक्ट किया। क्या कहेंगे? मैं बार बार कई बार अपनी अक्सर डिबेट्स में और इंटरव्यूज़ में भी कहता रहता हूँ, एक होता है सावन का अंधा और एक होते हैं पतझड़ के अंधे। ये कांग्रेस और एनसी वाले पतझड़ के अंधे हुए हैं, इनको वही दिखाई देता है। पतझड़ तब था जब सन 1951 में जम्मू की पॉपुलेशन 20 लाख और कश्मीर की 18 लाख थी और हमसे 10 सीटें वहाँ पर ज़्यादा, और हमारे साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी की गई, ये उसी पतझड़ में अंधे हो चुके थे। शायद इनको लगता है आज भी कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए जो उनके हक हकूक़ है वो बराबर किए हैं। और इसीलिए ये जो कमीशन बनाया गया था, और इसको कौन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत माननीय लोग, गणमान्य लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए कितने, एक साल से भी ज़्यादा से ये टायरसम एक्सरसाइज चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी ऐसा हिस्सा है या समाज के कोई भी ऐसे लोग हैं या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, भले वो रेलेवेंट है या नहीं है, सभी के साथ उन्होंने मीटिंग्स कर हर एक इंसान के साथ बात कर हर एक हिस्से में खुद विजिट करने के बाद जो ड्राफ्ट तैयार किया है वही अब लोगों के सामने आने वाला है। लेकिन ये लोग बेचारे पतझड़ के अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे ऐसी नाइंसाफियां की हुई हैं, तो उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ऐसा करेगी। पर मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंसाफ में यकीन रखती है, वो लोगों के विश्वास में यकीन रखती है और तरक्की में यकीन रखती है। जिस तरह की आप लोगों ने जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव किया है या बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया है, और केवल अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार या बाकी के जो कांग्रेस के परिवार थे, इन्हीं को ही आपने कंसिडर किया और बाकी आम जनता का कभी कुछ नहीं सोचा, ऐसी कुछ हमारी सोच नहीं है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखते हैं। अभिजीत जी, पूर्व में अगर कोई गलती की हो तो आपको ये राइट नहीं मिल जाता, आप भी गलती करें, यही आरोप उनका है कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज करने का प्रयास किया गया है। 6 सीटें जम्मू को और 1 कश्मीर को। देखिए विनोद जी, ऐसा है कि अभी आपके सामने डीडीसी के चुनाव हुए थे, जितने यहाँ पर सीट्स थी उतनी ही कश्मीर में थी। यहीं से कहते हैं हाथ गगन को आरसी क्या, जिस तरह का आपके सामने रिजल्ट आया, हर एक इंसान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके अंदर मुझे लगता है कि गांव के स्तर से ही जो डेमोक्रेसी बहाल की गई, पंचों सरपंचों से शुरू होते बीडीसी डीडीसी तक हम लोग आए और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इवन कश्मीर में इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा। तो यहाँ से पता लगता है कि लोगों की भी इसमें पूरी की पूरी शमूलियत है हर एक चीज़ में। लेकिन इनको ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा इन्होंने सन 87 में किया था, जब MUF की रिगिंग की थी और जीतों को हराया था और हरायों को जिताया था। तो सबको पता है उस समय बूटा सिंह जी जो कांग्रेस के ही हैं, यही होम मिनिस्टर थे, और राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ पर फारूक साहब की सरकार थी। कैसे मिलकर इन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण आज 30-40 साल हो गए वो खून की नदियां जो है आज भी जेल में बह रही हैं। बड़ी मुश्किल से अब कहीं जाकर सिचुएशन ठीक होना शुरू हुई है। इन्होंने इतनी ज़्यादा, मुझे लगता है कि जो हिस्ट्री में अगर आप देखें, इन्होंने इतनी ज़्यादा गलतियां की हुई हैं, इतनी ज़्यादा नाइंसाफियां की हुई हैं कि ये इनको यकीन ही नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी इंसाफ कैसे दे पा रही है लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लोग पतझड़ के अंधे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 2011 की जनगणना को निरंतर उसका विरोध करती रही है। आज उसी के आधार पर ये डिलिमिटेशन करवाया जा रहा है। उनका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये जो पहले मैंने शुरुआत में कहा कि सारा बनाया बुनाया जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है। सन 1951 में कहाँ की जनगणना थी, और जनगणना के आधार पर अगर आपने किया था तो 20 लाख हम जम्मू वाले थे, 18 लाख कश्मीर वाले थे। तब कौन सा इंसाफ आप लोगों ने किया था? और एक बात इनको बता दें, शायद इनको पता नहीं, ना इनके प्रवक्ताओं को इतना मेरे को लगता है ज्ञान होगा। उनको पता होना चाहिए कि केवल जनगणना ही कोई आधार नहीं होता, उसके साथ 4 से 5 और क्राइटेरियाज होते हैं। भूगोलिक परिस्थिति आपकी कैसी है, बोली कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके कारण जो है सीटों का बंटवारा किया जाता है। तभी आप देखिए बनी एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ गुरेज एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो इनको लगता है कि सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के क्राइटेरिया भी जब था तब भी आपने नाइंसाफी की। आज जब ये 5 मापदंड आ रहे हैं तो आपको लग रहा है
पता नहीं क्यों नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी कुछ नहीं होगी क्योंकि हकदार को हक मिल रहा है और वही आपको मंजूर नहीं है। क्योंकि हकदार को आपने हक नहीं दिया तभी तो जम्मू कश्मीर अर्स्टवाइल रियासत का बेड़ा गर्क हुआ है। आज इंसाफ होने जा रहा है, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लोगों का विश्वास बन रहा है। अब इनकी सियासत जो है, इनकी जमीन खिसक रही है, इसी कारण ये लोग इस तरह के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। लेकिन उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जम्मू संभाग में ही स्टेक पर है सब कुछ, इसलिए उन्होंने जम्मू संभाग को 6 सीटें दी हैं और कश्मीर को निगलेक्ट किया है क्योंकि कश्मीर से उनको कोई उम्मीद नहीं है। डीडीसी के चुनावों में हमने इनको बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका अभी थोड़ी देर पहले ही एक कैडर भाजपा का कश्मीर में भी बनना शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप आपके सामने 3 स्टेट और 3 कमल जो है वो घाटी में भी खिले हैं। यहाँ से पता लग रहा है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बन रहा है। क्योंकि एक चीज़ तो विनोद जी आपको मानना पड़ेगी कि कश्मीर का कसूरवार हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, सेपरेटिस्ट है और टेररिस्ट है। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो कश्मीर की कसूरवार नहीं है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वरना आप इन सब का इतिहास उठा के देख लीजिए, सब मसलूम और मासूम लोगों के जो खून से रक्त से हाथ भरे हैं वो इन सब पार्टियों के भरे हुए हैं। एक ही क्लीन चिट अगर किसी पार्टी को दी जा सकती है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। उनका यह भी आरोप है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन था, तो ऐसे में कमीशन का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, कमीशन बनाया नहीं जा सकता है, जबकि 370 में संशोधन और 35A को रिपील किए जाने मामले को चैलेंज किया गया है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय में। देखिए, जो ये इस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये कमीशन जो है वो अपने आप में ही सुप्रीम, अपने आप में ही खुद एक अथॉरिटी है। तो ऐसी बेतुकी बात करना तो इन्हीं के प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं, मैं इसका जवाब भी नहीं देना चाहूँगा। लेकिन उनका कहना है कि कमीशन पूरी तरह से भाजपा की गाइडलाइंस के मुताबिक काम कर रहा था। कमीशन की रिकमेंडेशन आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इन सभी चीज़ों का खुलासा कर रहे थे कि कितनी सीटें बढ़नी है, कितने नहीं। पॉलिटिकल आदमी की हमेशा अजम्पशन प्री अजम्पशंस रहती हैं। अपनी अजम्पशन प्री अजम्पशन से अगर कोई किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करता है तो उसको ये कहीं आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं कि पेपर कहीं लीक हो गया। पेपर लीकेज आपके टाइम पे होती थी, हमारे टाइम पे नहीं होती है। जो भी कमीशन की रिकमेंडेशन है, कमीशन ने जो कुछ भी सर्वे किया है वो सब कुछ एक बंद लिफाफे के अंदर है। वो जब खुलेगा सबके सामने आ जाएगा। ये कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप में ही खुद एक अथॉरिटी है और इसका जो भी होगा वो प्रॉपर इंसाफ होगा। अगर ऐसा ही करना होता तो क्यों उतने लोगों को बुलाते वो लोग, क्यों इतनी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते, क्यों इतने अलग अलग समाज के संगठनों को बुलाते, कर देते बैठ के एक ही जगह पर इस चीज का एक फरमान जारी कर देते जी ऐसे करना है। तो इतने साल क्यों लगने थे इन सब चीज़ों को? क्योंकि हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, हर एक परिस्थिति को देखा जा रहा है ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। और अगर ये इनको फिर भी पॉपुलेशन को लेकर जम्मू और कश्मीर में भेदभाव करना है तो आज भी कश्मीर की सीटें हमसे कहीं ज़्यादा है। यहाँ से पता लगता है कि पॉपुलेशन को भी क्राइटेरिया रखा गया है। एसोसिएट्स मेंबर्स, 1 विजिट 2 मीटिंग्स, क्या इतना काफ़ी रहता है? नहीं, 1 विजिट 2 विजिट की बात नहीं है। आपने उस विजिट पे काम कितना किया, कितने लोगों से आप मिले, ये रेलेवेंट है ना कि आपने कितने लोगों से मिले। इनसे पूछिए ना। 51 में इन्होंने और कांग्रेस ने बंद कमरे में ही बैठकर तय कर लिया था कि कश्मीर को इतनी सीटें देंगे, जम्मू को इतनी सीटें देंगे। 87 में भी ये बूटा सिंह के पास गए थे, वहां बैठकर इन्होंने तय कर लिया कि इलेक्शन की रिगिंग करेंगे, जीतों को हरा देंगे, हरायों को जिताएंगे और फिर से फारूक साहब की सरकार बनाएंगे। फिर ये कत्लो-गारत शुरू कर दी इन्होंने। तो इनको बंद कमरों का एक्सपीरियंस होगा। हमारी जो पार्टी है उसका सबके सामने ही और सरकार का भी सबके सामने खुला है हर एक चीज। जो चाहे जब चाहे इस कमीशन की रिपोर्ट को उठा के देख सकता है। उसके बाद अगर फिर भी किसी को कोई परेशानी होगी तो प्रूव करे ना कि ये सब कुछ गलत था। कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है उसमें ये लिखना कि जम्मू को 6 और कश्मीर को 1, आपको नहीं लगता है कि ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात थी? विनोद जी, अगर आप खुद देखें, इतने सालों की नाइंसाफी से आपने हमारा हक छीना हमसे, आज हमें हमारा हक मिला है। हमने ये तो नहीं कहा कि आपने जम्मू और कश्मीर की दोनों सीटें बराबर कर दी। हक मिला, हक जो जिसके साथ आज तक नाइंसाफी हुई थी, जिसका नुकसान हुआ था, उसके नुकसान की भरपाई की जानी थी। और कश्मीर में भी जो बनता था उनको भी 1 दिया गया। बेस के ऊपर डिपेंड करता है। कश्मीर का बेस बड़ा था, उस पर 1 दी गई। जम्मू का बेस छोटा था, उस पर ज्यादा दी गई। तो इसमें मुझे लगता नहीं क्यों किसी को इसमें एतराज होना चाहिए। एतराज उनको जरूर हो सकता है जो हमेशा एक ही आंख से देखते हैं। हम 2 आंखों से देखते हैं और जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी 2 आंखों की तरह है। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।